देखिए, तो लाइट का पार्टिकल का नाम क्या है? अब फोटोन के पास क्या होता है सर? 1 क्वांटा ऑफ एनर्जी, और उस 1 क्वांटा ऑफ एनर्जी का वैल्यू क्या रहेगा? h न्यू। तो क्या हर लाइट का पार्टिकल का एनर्जी सेम रहेगा या डिफरेंट डिफरेंट पैकेट का डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी रहेगा? जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उसके पार्टिकल का एनर्जी ज़्यादा होगा, उस पैकेट का, फोटोन का, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा उसका एनर्जी कम रहेगा। तो क्या नंबर ऑफ फोटोन्स आप लोग निकाल पाएंगे? निकल जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स of lambda 500 nanometer if total light energy is 100 joule. If total light energy is 100 joule. लैम्डा कितना दिया हुआ है? तो यही था ना फार्मूला, एक आया था क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से। तो n इक्वल टू क्या रहेगा एवरीवन? करेक्ट? हंड्रेड जूल और डिवाइड बाई HC बाई लैम्डा कर सकते हैं। वन टू 42 EV/nm और डिवाइडेड बाई 500 nm। nm और nm आपस में कैंसिल हो गया, तो 100 जूल 1242 बाई 500, हाँ 500 ऊपर चला जाएगा, जूल और नीचे में 1242 EV। बट जूल को ईवी से तो कैंसिल करेंगे नहीं, तो या तो जूल को ईवी में कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं तो ईवी को जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, तब सही आंसर आएगा। वन 1.6 इंटू 10 टू द पावर, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, हो गया ना?
चलिए यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि फोटोन आया और उसके वजह से इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और फोटोन का एक खास प्रॉपर्टी है, और ये बोर्ड मॉडल में भी आपको काम में आएगा, कि फोटोन मतलब एक पार्टिकल, वन पैकेट, ऑलवेज कोलाइड विथ वन पार्टिकल। ऑलवेज कोलाइड विथ हाउ मेनी पार्टिकल, वन पार्टिकल, याद रहेगा। ऐसा नहीं हुआ कि फोटोन के पास अगर सपोज कीजिए कि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है एक पैकेट में, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दे दिया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दे दिया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब आप पैकेट को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मतलब एक कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल इसमें एचसी प्रोग्राम में बहुत बढ़िया से एक एग्जाम्पल दिया हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक में, कि आप होली के टाइम में जो कलर खेलते हैं ना, तो गुब्बारे में हम लोग कलर डाल देते हैं, बहुत सॉफ्ट जो गुब्बारा रहता है उसमें कलर डाल के और किसी पे डाल दिए, तो वो जिसके साथ भी कोलाइड करेगा पूरा कलर उसी पे गिरता है, नहीं। बट एक होता है पिचकारी जो थोड़ा थोड़ा सब पे कर दिए, राइट, तो वो हुआ क्या, उसका वेव कैरेक्टर कंटिन्यूअस। बट ये हुआ कि जिस पे डाले गुब्बारे से पूरा का पूरा उसी को हैंड ओवर कर दिए। तो एक्चुअल में देखिए ऑथर कितना सिंपल सा एग्जांपल से चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं। आइए आपको लग रहा है अच्छा ये तो छोटा सा बात है, बट इस बहुत बड़ी बात है, इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। इसका मतलब वन फोटोन ऑलवेज कोलाइड विथ हाउ मेनी पार्टिकल। वो पार्टिकल क्या हो सकता है सर, वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो पार्टिकल एक मॉलिक्यूल भी तो एक पार्टिकल है, राइट। जैसे आप इतना डेप्थ में चीज़ों को समझते हैं, एक दो एटम के बीच में एक मॉलिक्यूल, एक बॉन्ड बना हुआ है, करेक्ट। इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो सर हीट कर दीजिए, हीट कर देंगे, ठीक है हीट कर रहे हैं, बट अगर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को अगर माइंड में रखिएगा, कीप इन माइंड, तो हीट करने का मतलब फोटोन भेज रहे हैं, तो ये फोटोन क्या होगा, आके इस पर स्ट्राइक करेगा, और जब स्ट्राइक करेगा तो एक फोटोन दो मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, या वन फोटोन ऑलवेज कोलाइड विथ वन मॉलिक्यूल, और यहाँ पे इंटायर क्वांटा ऑफ एनर्जी इस यहाँ पे रिलीज करेगा, करेक्ट है ना। तो नोट करके पहला पॉइंट लिखिए, पहले तो फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए एक लाइन लिखिए, those electron which are ejected from the metal due to photons, those electrons which are ejected from the metal due to electron are called photoelectron। एक और पॉइंट, photons always collide with one particle, one photon always collide with one particle। That particle can be electron, atom, मॉलिक्यूल और न्यूक्लियस। कॉमा, if any photon collide with a particle, if any photon collide with a particle, it hand over entire quanta of energy to that particle, it hand over entire quanta of energy to that particle। तो इंटायर क्वांटा ऑफ एनर्जी का मतलब इंटायर पैकेट ऑफ एनर्जी, जितना उसके पास एनर्जी है सब उसी को दे देगा, करेक्ट। इट हैंड ओवर का मतलब क्या, दे देना, इंटायर क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा मतलब स्टैंडर्ड थोड़ा टर्म बना रहे हैं, मतलब पूरा पैकेट में जितना एनर्जी है, करेक्ट, याद रहेगा। चलिए अब यहां देखिए, ये जो सेकेंड टाइम क्लास कर रहे हैं उनको याद रहेगा। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, बोलिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ क्लास में।
मान लेते हैं कुछ ऐसा गेम है, कैसा भी रिस्ट्रिक्शन है ना कि आप डबल वैक्सीनेटेड रहेंगे तभी बस में उठ सकते हैं, वैसे ही एक गेम है कि भाई बस जा रही है और डायरेक्टली तिनियाली से गणेशगुरी रुकेगी, करेक्ट है ना, और उसमें कंडीशन है कि यहाँ से वहाँ तक का फेयर कितना 7 रुपीज़ होगा, अच्छा 10 हो गया है, 10 रुपीज़ हो गया, कोई बात नहीं। तो मिनिमम कॉस्ट कितना है 10 रुपीज़, बीच में कहीं नहीं उतरना है, एक कंडीशन था। कहाँ से कहाँ डायरेक्ट, या यहाँ से खुलेगी डायरेक्ट वहाँ पे ही रुकेगी गणेशगुरी में, राइट। 10 रुपीज़ मिनिमम कॉस्ट है। तो भाई अब इसमें रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं कि बहुत काइंड हार्टेड सर कंडक्टर है 8 रुपये भी दिए तो काम चल गया, वो हो जाता है कभी कभी, बट अगर मिनिमम क्राइटेरिया इसका मतलब 10 रुपीज़ से कम रहेगा तो आप उसमें चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे। तो मिनिमम कितना चाहिए भाई आपको पहुंचने के लिए, 10 चाहिए ही चाहिए, राइट। और 10 से ज़्यादा रहेगा तो एक और गेम था कि उसके बाद अगर आपके पास पैसा बचा रहेगा तो जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप हेयर एंड देयर, काइनेटिक रेंज इज वेरी हाई, शॉपिंग करते रहेंगे, राइट। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जहाँ पर उतरेंगे वहीं पर स्टैचू बनना है, रेस्ट में आ जाना है, करेक्ट। तो आपके पास 10 रुपया ही है, क्या कीजिएगा, सबसे पहले 5 रुपीज़ है, क्या कीजिएगा सर, उपाय नहीं, सोचते रहेंगे चढ़े नहीं चढ़े, नहीं चढ़ेंगे, नहीं जा पाए, चल के भी नहीं जाना है, बस से ही जाना था, कंडीशन था कि चल के नहीं जाना है, या अलग टाइप का गेम था, ठीक है। इसको यहाँ से कोरिलेट करूँगा, पहले दिमाग में रखिए। तो 10 से कम रहेगा तो बिल्कुल उपाय नहीं है पहुँचने का, नहीं पहुँच पाएंगे। 10 है तो क्या कीजिएगा, वहाँ तो पहुँच गए बट वहाँ पहुँचने के बाद तो पैसा ख़त्म, तो वहाँ उतर के क्या करना है, रेस्ट में रहना है। और उससे ज़्यादा है, सपोज कीजिए कि किसी दिन आपका बर्थडे रहता है ना, पेरेंट्स ज़्यादा पैसा दे देते हैं, राइट, 500, तो आपका दिन है तो 10 रुपया खर्च करके वहाँ पहुँच गए, उसके बाद 490 जो बचेगा दैट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट कन्वर्ट इनटू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट था वही था वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, क्या था, वर्क फंक्शन ऑफ द, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा आपको क्या लग रहा था, स्टोरेज चल रहा है, कल तो शायद न्यूज में दे रहा था कि नीट का काउंसलिंग अब स्टार्ट हो जाएगा। पहले समझ लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा दूंगा, आप बिल्कुल बात मत कीजिएगा, यहाँ समझेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। इतना आसान क्वेश्चन तो आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये कोई मेटल है और ये मैं ले रहा हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बोलने का यहाँ पे सेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। फ्री इलेक्ट्रॉन बोलने का सेंस क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जनरली किसी मेटल को आप एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वहाँ से कोर इलेक्ट्रॉन आउट होगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंदर का इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। आउटर मोस्ट का ही क्यों आउट होगा, बहुत सिंपल सा बात है भाई, नाम ही बोल रहे हैं आउटर मोस्ट। यस, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर रहेगा उसका न्यूक्लियस के साथ सबसे कम अट्रैक्शन रहेगा, वो बहुत कम टाइटली बॉन्डेड रहेगा, उसका बाइंडिंग एनर्जी कम रहेगा, तो सबसे कम एनर्जी तो इसी को चाहिए ना। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन फोटोन सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होने का ज़्यादा टेंडेंसी रहेगा या यहाँ का इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई फ्री इलेक्ट्रॉन आउट होता है। कहाँ का कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, फ्री इलेक्ट्रॉन, पहला बात, राइट। इसका मतलब ऑल दीज आर व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन। और मान लेते हैं कि इसमें अब यहाँ पे जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी तो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है, बंधा हुआ है, बाउंडेड है बाय बाइंडिंग एनर्जी, करेक्ट। देखते नहीं अर्थ के सरफेस से किसी चीज़ को भेजने के लिए ऊपर में हम लोग एक एस्केप वेलोसिटी देते हैं, कितना वैल्यू है ऐसे उसका, 11.2
किलोमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, करेक्ट। तो वो क्यों उतना देना पड़ता है? और एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? ऐसे मैं नहीं जानता, आप बताइए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एस्केप वेलोसिटी? मतलब धरती पे वापस नहीं आए, धरती पे। यहाँ देखिए, जनरली मुझे पहले लगता था कि अच्छा एस्केप वेलोसिटी का मतलब बस ऊपर जाते रहे। कहाँ जाते रहे? ये नहीं था भाई, वापस नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि 10 किलोमीटर के रेडियस बनाकर यहाँ पे घूमते रहे। यस। तो एक्चुअल में कोई एक अर्थ है, इसका मास m है, ये मास m है, राइट। इसके बीच में एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी का है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसके बीच का पोटेंशियल जी निगेटिव होता है, पता ही होगा आपको, -G m1m2/r। तो एक्चुअल में टोटल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जो भी इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी निगेटिव है उसको क्या करना है? मेक इट 0। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 बनाने के लिए उसमें सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं। और ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? और यहाँ से जो मिनिमम भी आता है वही आपका एस्केप वेलोसिटी है। यहाँ से जो मिनिमम भी आता है वही आपका क्या है? एस्केप वेलोसिटी है, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे मिनिमम अर्थ पे अगर इसको अप्लाई कर दिया जाए तो 11.2 आता है। बट अर्थ के सरफेस पे और यहाँ पे जो एस्केप वेलोसिटी चाहिए, इज इट कंपलसरी कि सिर्फ अर्थ के सरफेस पे ही? यहाँ से तो इतना ऊपर जाकर कि नहीं, यहाँ पे कितना चाहिए स्पीड? सेम स्पीड चाहिए, अलग अलग स्पीड हो जाएगा अलग। यहाँ पे न्यूक्लियोसिटी अप्लाई कीजिएगा तो कुछ और आएगा, राइट। एनीवे, तो एक्चुअल में ये ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड विथ न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ब्रेक करके बाहर आने के लिए ऑब्वियसली खुद से आएगा या लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। इसका मतलब उसको स्पीड प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो इसको बाहर आने के लिए किसी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। दैट इज कॉल्ड व्हाट? इसका मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ejection of electron from the metal, from ejection of electron from the metal, but वो minimum है, right, are called what? work function of the metal। पहला पॉइंट इसको मैं लिखवा दूंगा, what the difference of work function, पहले समझना है। तो मान लेते हैं कि भाई इस इलेक्ट्रॉन का मिनिमम है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप यहाँ पे जो फोटोन सप्लाई कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज के क्लास से ही आप लोग को बन जाएगा। तो आप जो यहाँ पे फोटोन सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी चाहिए था कितना? लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप एनर्जी ऑफ फोटोन का एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। तो क्या यहाँ पे इजेक्शन होगा? नहीं। कुछ स्टूडेंट सोच सकते थे सर एक काम करते हैं, पहले एक फोटोन से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं और फिर दूसरा फोटोन से ले लेंगे तो हो जाएगा 16। ये दिमाग में आ सकता है ना कि 8 + 8 हो जाएगा 16। बट फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में जो आइंस्टाइन का एक्सपेरिमेंट जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो उसमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि फोटोन का आना और इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट आना साइमल्टेनियस होता है। क्या होता है? अगर टाइम गैप ले लिया, अगर टाइम का गैप हुआ उसका मतलब उसमें वेव कैरेक्टर आप मान रहे हैं। कौन सा कैरेक्टर? वेव कैरेक्टर, करेक्ट है ना। इसका मतलब वो वेव कैरेक्टर में ऐसा होता है कि कंटिन्यूअस एनर्जी आते रहता है और कलेक्ट होते रहता है, जमा होते रहता है। तो यहाँ पे देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर टाइम गैप होता है, अगर टाइम गैप नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि अगर आप 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन को सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, करेक्ट है ना? हाँ या ना? तो यहाँ देखिए, अभी मान लेते हैं जितना भी बल्ब लगा हुआ है तो इतना रोशनी है। अब इसका 100 टाइम्स ज़्यादा और बल्ब लगा दें तो रोशनी कम रहेगा ज़्यादा रहेगा?
सर ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगा मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। बोलिए ब्राइटनेस ज़्यादा होने मतलब हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक के सरफेस पे अभी 100 फोटोन्स पर सेकंड फॉल कर रहा है, अब मैंने 1000 फोटोन पर सेकंड कर दिया, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा दिया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या बढ़ा दिया? ब्राइटनेस का मतलब क्या है? इंटेंसिटी। करेक्ट। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर 1,00,000 फोटोन पर सेकंड भी इस पर डालते रहेंगे, क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होगा? एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। करेक्ट। इसका तो सर फिर होगा क्या? ठीक है, आपका मेटल हीटेड होते रहेगा, इसमें अगर हम लोग मान लेते हैं कि मेरा बेंच है उस मेटल का जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए। करेक्ट। बट आप ऐसा बल्ब लगा दिए हैं जिससे जो फोटोन्स निकल रहा है, लाइट जो निकल रहा है, उसका जो फोटोन है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही है। तो इसमें हज़ारों ट्यूबलाइट इस टाइप का लगा दीजिएगा, बट वो क्या हज़ारों ट्यूबलाइट क्या करेगा? रूम को तो गर्म कर देगा, बट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। यहाँ से क्या समझे? इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? ये सब पॉइंट लिखेंगे 1 by 1। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि यहां पे मैंने एक ही ट्यूबलाइट लगाया आज जिसका फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। कितना का है? तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा, मतलब चांस तो है ना। करेक्ट। इसका मतलब है कि मैं नहीं बोल रहा हूं कि यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो सारा फोटोन ही इजेक्ट करेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे लेकिन 10 अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भेजते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने का चांस तो है, बट जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर तक आ पाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 100 फोटोन दिए। करेक्ट है। और ये सरफेस को बिल्कुल क्लीन रखे हैं। सर इसका क्या मतलब है? तो भाई अगर सरफेस पे डस्टिंग रहेगा तो आपको ऐसा लग रहा है कि डस्ट तो छोटा छोटा पार्टिकल ही है, फोटोन के लिए वो जस्ट लाइक अर्थ है। करेक्ट। तो डस्ट भी तो एक पार्टिकल है भाई। डस्ट पार्टिकल को तो आप देख पा रहे हैं ना, इसका मतलब डस्ट पार्टिकल एटम से तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं है। एटम को तो देख ही नहीं पाएंगे, राइट। डस्ट पार्टिकल को आप देखते रहते हैं तो एटम के रेस्पेक्ट में छोटा है या बहुत बड़ा हो गया? बहुत बड़ा हो गया। तो अगर डस्ट पार्टिकल यहाँ रहेगा तो क्या फोटोन से कोलाइड नहीं कर जाएगा? वो डस्ट पार्टिकल को ही एनर्जी सप्लाई कर देगा। करेक्ट। जिससे कोलाइड करेगा उसी को इंटायर क्वांटा ऑफ एनर्जी हैंड ओवर करके चल देगा। करेक्ट है। ठीक है। इसका मतलब है कि अब नेक्स्ट मान लेते हैं कि बिल्कुल आपका अपर सरफेस ऑफ द मेटल इज वेरी क्लीन, यहाँ पे कोई डस्टिंग नहीं है, और यहाँ पे 100 फोटोन भेजे हैं। किसका? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो क्या 100 फोटोन, इज इट कंपल्सरी 100 फोटोन पर सेकेंड जो आया है वो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा? तो सर यहाँ पे 100 फोटोन आया है तो ये कंपल्सरी नहीं है कि सारा का सारा फोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन से ही कोलाइड करेगा। हाँ ना, बोलिए अब। करेक्ट। कुछ कोर इलेक्ट्रॉन से भी तो कोलाइड कर सकता है और कुछ न्यूक्लियस से भी कोलाइड कर सकता है। करेक्ट। कोई बिल्कुल एटम से ही कोलाइड करके छोड़ एटम के अंदर ही नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि 100 फोटोन अगर आएगा तो जितना फोटोन आएगा क्या उससे उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या उससे कम? आइडियली किसी क्वेश्चन, ये भी एक ऑब्जेक्टिव ही है, बट आइडियली अगर कोई बोल दिया कि नहीं, क्वेश्चन में मैंने फोर्स कर दिया कि नहीं जितना फोटोन आया है उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो अलग मैटर है कि आपको अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा। अदरवाइज इन रियलिटी नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट and those photon which are capable for ejection of photoelectron, the number of photon incident per second is number of photons incident per second or number of photoelectron ejected per second, both are different, right? And number of photoelectron ejected per second is less than number of photons incident per second. बहुत कम होता है, लेस नहीं, बहुत कम होता है। अगर 100 किए तो यहाँ से 20 आउट होने का चांस रहेगा। करेक्ट। मैंने बोला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। उसके पीछे का वजह क्या है? उसके पीछे का वजह है कि सर फोटोन्स, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑल फोटोन कोलाइड विथ फ्री इलेक्ट्रॉन। पहला बात, इट मे बी कोलाइड विथ कोर इलेक्ट्रॉन या एटम्स, या बीच में लैटिस पॉइंट भी तो होता है। सॉलिड स्टेट पढ़ा है ना, लैटिस पॉइंट भी होता है Na+Cl-, राइट। दूसरी बात, मान लेते हैं कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर भी गया
तो समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब बाहर यहाँ से निकलना स्टार्ट किया तो बीच रास्ते में किसी से कोलाइड करके अंदर ही रह गया। ऐसा भी होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जिस फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, जिसको एनर्जी सप्लाई कर दिया, वो आउट होगा ही होगा। अगर इसके रास्ते में, अगर ये लकीएस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके रास्ते में कोई नहीं आया तो ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा, बट बीच रास्ते में किसी से कोलाइड करके उसके पास एनर्जी खत्म हो गया तो मेटल के अंदर ही रह जाएगा। तो ये सब रीजन है। पहला तो बात समझ में आ गया। बट अगर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया और इसके रास्ते में कोई नहीं आया, अगर अभी बाहर तक आया, तो बाहर तक आने के बाद सरफेस ऑफ द मेटल पे आकर ये इलेक्ट्रॉन कम्स इनटू रेस्ट हो जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि सर ये मेटल का मिनिमम रिक्वायरमेंट था। इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का आउट होने का क्या था? मिनिमम। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आने में खर्च होगा, सिर्फ न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, राइट। यहाँ तक आने के बाद इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी बचा, एक्स्ट्रा एनर्जी। यहाँ तक किसी को डाउट मेरे बात से? कोर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ाए थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर का इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन, राइट। बट कोर इलेक्ट्रॉन आउट नहीं होता है क्योंकि वो टाइटली बॉन्डेड रहता है। आउट कौन सा होता है? यहाँ देखिएगा, लास्ट बेंच, यहाँ देखिए और सुनते रहिएगा। अब मोबाइल को साइड कर दीजिए सब लोग क्योंकि आपका क्लास 12th में भी काम में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया बात को? इसका मतलब जिस फ्री इलेक्ट्रॉन से एक कोलाइड करेगा वो आउट हो भी सकता और नहीं। लेकिन अगर आउट हुआ इस मिनिमम रिक्वायरमेंट से, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आप दे रहे हैं, तो ये सरफेस पे आके क्या हो जाएगा? कम्स इनटू रेस्ट। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि 100 फोटोन पर सेकेंड अगर भेज रहे हैं तो 20 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। कितना? 20। करेक्ट। अब आपको बोला गया नहीं, 20 इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन आउट होगा इसका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन है और चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोन से मुझे करंट चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रॉन से क्या चाहिए? तो करंट का अमाउंट बढ़ाना है। और करंट का डिफिनेशन क्या है? चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन। तो अभी तो 1 सेकेंड में 20 इलेक्ट्रॉन ही मिल रहा है और करंट बढ़ाना है तो क्या कीजिएगा? चार्ज का अमाउंट बढ़ाएंगे पर सेकेंड, है ना। तो अब फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तब क्या करेंगे? तो सर 100 फोटोन से 20 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो एंट्री मेथड है, 1000 फोटोन पर सेकंड कर दीजिए, 1000 फोटोन पर सेकेंड। तो 100 से 20 तो 1000 से कितना? 200। इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर को बढ़ाना है तब क्या करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा देंगे। अब बातों को गौर कीजिएगा। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड। बट तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अभी तो आपने बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? तब मैंने जो बोला कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, बट दोज लाइट whose frequency is, whose energy of photon is greater than equal to minimum energy। ये किस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए बोले हैं? हर टाइप का इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए या सिर्फ उस लाइट के इंटेंसिटी के लिए जिसका फोटोन कैपेबल रहेगा? जिसका फोटोन कैपेबल रहेगा। बात समझ में आया? जो कैपेबल ही नहीं है उसका कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो क्या उसका नंबर पे कोई इंक्रीज करेगा? नहीं करेगा। ये सब गोल्डन पॉइंट बोल रहा हूँ, सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ ना, कुछ बोलिए भाई, आप लोग चुप हो जाते हैं। पूरे क्लास को तो इस ड्रॉपर बैच में एक स्टूडेंट बेचारा संभाल के रखा है, दोनों भाई साहिल और सहनी। हम रिस्पॉन्स कर देते हैं, बाकी लोग तो पता नहीं मौन व्रत ले लिए हैं। अब ये नहीं बोलते कि बोलते कम, लेकिन कम से कम होता है ना, जैसे कहानी सुनते रहते हैं तो कहाँ पे हाँ बोलना है, कहाँ पे ना बोलना है, ये तो चाहिए कम से कम। कहाँ पे हाँ बोलना है, कहाँ पे ना बोलना है। नहीं कब ठीक है, क्लास सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बट सम टाइम्स रिस्पॉन्स करना पड़ता है, अदरवाइज टीचर ब्लैंक हो जाता है कि आप समझ रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो एक्टिंग करना है।
बढ़िया से, ताकि हर एक चीज़ को मैं कन्वे कर सकूं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैंने सप्लाई कर दिया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो क्या होगा? तो सर जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आएगा 15 देगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में खर्च हो जाएगा 10, बाकी जो 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा सरफेस तक आने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में, करेक्ट। लेकिन तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट भाई ये मैक्सिमम रहेगा। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और उसमें भी इसका मतलब आप अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सप्लाई किए तो मैक्सिमम काइनेटिक क्या हो सकता है? और वो सिर्फ फॉर दोज लकीएस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन which does not collide with any lattice or electron during the escape from the metal। अगर इसको एनर्जी मिला, इसके रास्ते में कोई नहीं आया, तब इसका कितना रहेगा? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा या मैक्सिमम? बट ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव एचसीबी में सेट किया हुआ है, मतलब दिमाग घूम जाएगा। अगर यहाँ पे ये रिसीव किया और इसके रास्ते में हडल क्रिएट हो गया, करेक्ट, तो इसके पास एक्स्ट्रा तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, बट जैसे तैसे सरफेस तक आया, इसका मतलब बीच रास्ते में इसका काइनेटिक लॉस होता चला गया। इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, बट इस फोटो इलेक्ट्रॉन का मिनिमम काइनेटिक क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, जस्ट इस सरफेस पे पहुंच गया। तो सर बाकी कहाँ गया? बाकी ड्यूरिंग द एस्केप फ्रॉम द मेटल, इस बीच रास्ते में ड्यू टू कोलिजन विथ अदर पार्टिकल्स लाइक लैटिस पॉइंट, अदर इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स या मान लो व्हाट एवर, राइट, इसका काइनेटिक लॉस होता चला गया। इसका मतलब है कि फोटो इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन मिनिमम रिक्वायरमेंट, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरी फ्रॉम वेयर टू वेयर? 0 to k max, 0 to k max। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा नीट में, बट जनरली बस स्टूडेंट करते क्या हैं? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सिर्फ पूछा जाता है तो बस एक सिंगल वैल्यू आंसर लिख के आते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन और माइनस वर्क फंक्शन। ये भाई के मैक्स है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है? 0 से के मैक्स तक वैरी करता है। और एस किसका रहता है? सर ये तो बिल्कुल लकीएस्ट इलेक्ट्रॉन का रहेगा। लकीएस्ट इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं? जो एस्केप करने का टाइम पे किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड नहीं करेगा। यहाँ तक का थ्योरी क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? कंक्लूड किया जाए? पहला पॉइंट लिखिए, पहले लिखिएगा वर्क फंक्शन। ये डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फर्स्ट पॉइंट बनाइए। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। The minimum energy required to make an electron, free from the metal, is called work function of the metal. Is called work function of the metal. ठीक है ना? कॉमा
इट इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन मेटल, इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मेटल। ए वर्क फंक्शन के लिए मेरा पहला पॉइंट था, एक और पॉइंट लिखे वर्क फंक्शन के लिए। अच्छा बताइए स्टूडेंट, सारे मेटल का वर्क फंक्शन सेम रहेगा या डिफरेंट मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट रहेगा? सबसे पहले ये बताइए कि मोर इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल और लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल का मतलब क्या होता है? सुने होंगे ना नाम, दिस मेटल इज मोर इलेक्ट्रोपोएटिव एंड दिस मेटल इज लेस इलेक्ट्रोपोएटिव। जनरली हम मेरे माइंड में तो ये रहता है कि जिसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा उसको मोर इलेक्ट्रोपोएटिव बोलते हैं, और जिसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम उसका। तो भाई इसका मतलब है कि जिसका पहले से ही टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का है उसमें एनर्जी देने का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा या कम होगा? इसका मतलब है कि डिफरेंट मेटल हैविंग डिफरेंट वर्क फंक्शन, बट फॉर ए गिवन मेटल अगर मेटल को फिक्स कर दिया जाए तो उसका वर्क फंक्शन क्या रहेगा? इसका द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। इज इट राइट? लिखिए पॉइंट। डिफरेंट मेटल हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, different metal having different value of work function। comma work function is the characteristic property of metal, work function is the characteristic property of the metal। more electropoietic metal having the less value of work function, more electropoietic metal having the less value of work function having the less value of work function, and less electropoietic metal having the more value of work function। तो अब दिमाग दौड़ाइए, पूरे पीरियोडिक टेबल में ये ऑब्जेक्टिव आएगा नीट के बच्चे, पूरे पीरियोडिक टेबल में मिनिमम वर्क फंक्शन किसका होना चाहिए? कैसे काम चलेगा? एक मिनट लिथियम, यहाँ देखिए भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेफ्ट में रहता है मेटल और राइट में रहता है नॉन मेटल, और सबसे राइट में रहता है इनर्ट गैस, उसका तो सबसे कम टेंडेंसी रहेगा, राइट? करेक्ट है? तो यहाँ पे कौन रहता है? मेटल, और जनरली इस तरह इधर क्या रहता है? इसका मतलब पहला पॉइंट तो ये हो गया कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपोएटिव कैरेक्टर ऑफ द मेटल डिक्रीजेस, एंड ग्रुप में क्या होता है? व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अब उल्टा बोलिए, मतलब इलेक्ट्रोपोएटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बात मत कीजिएगा, कैरेक्टर इंक्रीजेज। जो बात सिखाने जा रहे हैं वो KVPI का क्वेश्चन का पार्ट बना हुआ है, JEE मेन में आने का चांस रहेगा, नीट में भी आने का चांस रहेगा, ठीक है? तो बोलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल ग्रुप कौन सा? बोलिए। फर्स्ट है अल्कली मेटल, राइट? इसका मतलब ये हुआ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। जनरली इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसको अकाउंट में नहीं लूँगा, ठीक है? ये रेडियो एक्टिव है। तो अगर यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2s1, लास्ट का लिख रहा हूँ, आउटर मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन का। इसका क्या है भाई? इसका क्या है? यहाँ देखना है भार्गव, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का क्या एडवांटेज है। 4s1 इसका क्या है? 5s1 इसका है। किसका फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर पे है? तो ऐसे भी अप्लाई योर कॉमन सेंस,
ये लूजली बॉन्डेड रहेगा, ये टाइटली। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल ग्रुप है अल्काली, और उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपोजिटिव कौन है? तो सीजीएम का पूरे पीरियोडिक में सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन होता है। क्या होता है? मिनिमम। क्योंकि जो ग्रुप आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल का है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपोजिटिव कौन है? सीजीएम। समझे नहीं समझे बात को? करेक्ट। इसका मतलब है कि इसमें अगर ये ऑब्जेक्टिव आ गया आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस अल्कली मेटल में यहाँ से यहाँ तक का वर्क फंक्शन का ऑर्डर दीजिए, तो सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन किसका रहेगा? लिथियम का। और सबसे कम वर्क फंक्शन किसका रहेगा? तो पहले तो वर्क फंक्शन को इंडिकेट करते हैं या तो 5 से नहीं तो W से, जनरली या तो 5 से नहीं तो मिनिमम वर्क फंक्शन किसका होता है? सीजीएम का। ठीक है ना। और अल्कली मेटल में अगर कंपेयर करेंगे तो वर्क फंक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा? लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। अभी लिखवाया था ना, इलेक्ट्रोपोजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज, वर्क फंक्शन डिक्रीजेज। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और उसके बाद सीजियम। दिस इज ऑर्डर ऑफ व्हाट? वर्क फंक्शन। यहां तक समझ में आ गया है? हो गया? इसको हटाया जाए। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ देखिए, व्हाट इज द क्राइटेरिया और कंडीशन फॉर इजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। उसमें केस फर्स्ट बनाते हैं, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन लेस देन वर्क फंक्शन, क्या इजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा? व्हाट एवर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लिखिए, नो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान सुनिएगा, हम लोग बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं या सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं? वन फोटोन ऑलवेज कोलाइड विथ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक कंडीशन रहेगा कि फोटोन का एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम रहेगा, देन नो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन व्हाट एवर द इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लिखिए, व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें नीचे लिखिएगा, इट मीन्स इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। It means ejection of photoelectron does not depend on intensity of light. एक किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो किस पे डिपेंड करेगा? एनर्जी ऑफ फोटोन। एक मिनट, एनर्जी ऑफ फोटोन बोले और उसी को ब्रैकेट में क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बोल दें? क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन अलग अलग है या रिलेटेड टर्म है? कॉमा, इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ फोटोन, इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ फोटोन। अब ब्रैकेट लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। एक मिनट, आप लोग में से कुछ लोग को माइंड में थोड़ा स्ट्राइक किया होगा कि मैंने बोला कि अगर करंट का वैल्यू बढ़ाना है तो इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। तो आपको तो पता है ना, आपको सैचुरेशन करंट सिलेबस का पार्ट है, तो वहाँ कुछ चीज़ काम में आ जाएगा। ठीक है, टाइम सुने ना सैचुरेशन करंट। चलिए, और अगर एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, देन लिखिए, then ejection of photoelectrons are possible, then ejection of photoelectrons are possible।
अब एक मिनट, नेक्स्ट, इफ इन, यहाँ देखिएगा, पहले सुन लीजिए फिर, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, देन व्हाट इज द रोल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तब अगर एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल रहेगा तो उस टाइम पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रोल रहेगा कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बढ़ जाएगा, मतलब इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स का संख्या पर सेकेंड ज़्यादा हो जाएगा, ये रोल रहेगा। कुछ तो रोल है, तो रोल क्या है, रोल प्ले करेगा, बट उसका रोल ये नहीं था कि इलेक्ट्रॉन को आउट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है उसका नंबर बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, नंबर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, if energy of photon greater than equal to work function, then intensity of light directly proportional to number of photon ejected per second. Directly proportional to what? Number of photo electron ejected per second. एक और पॉइंट लिखिए, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, फिर से लिखिएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड इज लेस देन नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट्स पर सेकेंड, इज लेस देन नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट्स पर सेकेंड। क्या मैंने सही बोला ना? जितना फोटोन्स पर सेकेंड आएगा क्या उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इजेक्ट होगा या उससे कम? रियलिटी में उससे कम रहेगा। करेक्ट। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड लेस देन नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। करेक्ट है? पहले फोटो इलेक्ट्रॉन बोला, बाद में फोटोन्स बोला। अब यहां देखिएगा, ये समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन को क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब फोटोन्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना होना चाहिए एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए? वर्क फंक्शन के बराबर। करेक्ट। चलिए यहां देखिएगा, इसको ऐसे कर सकते हैं, हाँ या ना? एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, तो एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन का वैल्यू कितना है? एच न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 5। अच्छा स्टूडेंट, एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो यहाँ से एक्स का मिनिमम वैल्यू मिलता है या मैक्सिमम? इनइक्वलिटी का थोड़ा तो ज्ञान होगा। क्या मिलता है? पक्का? तो यहां से फ्रीक्वेंसी का मिनिमम वैल्यू कितना है? IC को मैं आज के बाद म्यू नॉट से इंडिकेट करूंगा। करेक्ट। और वैल्यू कितना रहेगा? 5/h। इसका मतलब है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन विच, एक बार मैं लिखवा दूंगा, पहले 1 मिनट रुक जाइए, मैं टाइम दूंगा इसको लिखने का। तो पहले तो समझ में आना चाहिए ना कि आयत कहाँ से था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ से ही तो आया होगा, राइट? तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन जिसका नाम हो जाएगा, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू था या मिनिमम वैल्यू था? मिनिमम वैल्यू था। करेक्ट है ना? और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एक मिसकॉन्सेप्शन है जनरली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को सुनकर बच्चे सोचते हैं इसका मिनिमम वैल्यू होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी मिनिमम ही बोल देते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है भाई कट ऑफ। कट ऑफ मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है,
फ्रीक्वेंसी मिनिमम, तो वेवलेंथ क्या रहेगा भाई, मैक्सिमम रहेगा, हाँ या ना। चलिए, तो इसी का नाम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर 11th वाले बच्चों को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का अगर एक लाइन 1 मार्क्स का डिफरेंशियल लिखने आ जाए एग्जाम में, तो क्या लिखेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फोटोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गिवन मेटल। करेक्ट। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, सारे मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा या डिफरेंट डिफरेंट मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। करेक्ट है ना, यहां तक समझ में आ गया। ओके अब यहां देखिए, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फॉर ए गिवन मेटल, ये सब शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे प्लानिंग करके भी अगर सही से 45 क्वेश्चन में सेलेक्ट कर सके ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट में भी अगर सेलेक्ट कर सके, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिसिटी आसान रहेगा आपके लिए। करेक्ट। पर थोड़ा तो स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको। इसे क्या मतलब है, आपको किसी से रेस थोड़ा है कि नहीं 45 में टफ प्रॉब्लम को बनाकर ही मैं कल सिलेक्शन लूँगा। आपको उसमें चूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट उठा लिए, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आएगा फार्मूला पुटिंग रहेगा, बच्चा टाइप जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया है ना, उसमें 10 को तो फार्मूला ही होगा, स्टैंडर्ड फार्मूला। अब तो मोटा मोटी आइडिया हो गया। क्वेश्चन बैंक बना के आपका क्वेश्चन बैंक देखता हूँ, डायरेक्शन निकालने के लिए आता है आपका 4 मार्क्स में। इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रोजेक्ट किए तो डायरेक्शन क्या रहेगा। अभी क्वेश्चन कोई छोड़ कर आएगा तो उनका तो भगवान ही मालिक है, मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी उठा लिए, मैग्नेटिक फील्ड उठा लिए, मैग्नेटिक फील्ड उठा कर दोनों एक साथ। उसके बाद EMI भी पढ़ाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। EMI ऐसी दोनों मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट थोड़ा टफ है, मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टेट का आपको टफ लगता है या कैपेसिटर टफ लगता है, पर समटाइम ऐसा भी तो आता है कि कैपेसिटर का डायरेक्ट प्रॉब्लम आ गया है। फार्मूला पुटिंग टोटल पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। देखिए मुझे क्वेश्चन आता था, याद रहता है हर, और इतना आसान, लेकिन वही है कि आप उसको उस तरीके का क्वेश्चन एटलीस्ट बोर्ड पे डिस्क्राइब किया हो रहना चाहिए। मैं प्रॉपर लेता हूँ, मेरा थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि मैं हर बात को यहाँ पे बोलता हूँ। जितना क्वेश्चन पूछने का चांस है हर पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। आपको पता नहीं चलेगा, जब क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो पता चलेगा कि हर सेक्शन को छोटा से छोटा बात पे यहाँ पे रुकते हैं, ताकि आपको मिले तो अच्छा कहीं पे सुना हुआ टाइप का लग रहा है, ठीक है। समझिए प्रॉब्लम को ही थ्योरी के टाइप का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मॉडर्न वाला पार्ट उठा लिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैग्नेटिक फील्ड और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट उठा लिए, वहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। हीट का क्वेश्चन आपका आसान आएगा, हीट का जो भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल जो यहाँ पे बोर्ड पे लेते हैं उससे मत कंपेयर कीजिए, आसान क्वेश्चन आता है। जब पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे ना, थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ से देखिएगा। थर्मल एक्सपेंशन और सारा प्रॉब्लम आइस और वेपर को मिलाने वाला आएगा वो आएगा टाइम पे तो छोड़ दीजिए, बट थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पार्ट आएगा वो तो आसान रहेगा। अब CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है वो छोड़ के आ जाएगा, तब क्या होगा, तब तो कुछ नहीं हो सकता है। वेव का क्वेश्चन आपका वैसा ही रहता है, बच्चा टाइप, तो मतलब नहीं आसान रहता है भाई फिजिक्स नीट में। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ सर आप अब IIT वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, एक्चुअल में आपके लेवल में ही आकर बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में आसान रहता है। सबसे उसमें डिफिकल्टी का बात है स्पीड का, स्पीड आपका अल्टीमेट होना पड़ेगा। नीट का एक ही खासियत है, स्पीड मैटर करता है। ऑर्गेनिक भी क्वेश्चन आसान रहता है, प्रोवाइडेड कि आप उतना प्रैक्टिस किए हुए रहें, हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्लास में बैठें, सारे बातों को एब्जॉर्ब करें। एनीवे, इस केस में क्या इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होगा, लिखिए
इफ फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तो मिनिमम है ना इजेक्ट होने के लिए, नो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन व्हाट एवर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करेक्ट। बट भाई अगर ए रहेगा तो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। हाँ कोर इलेक्ट्रॉन नहीं आता है जनरली, बहुत टाइटली बॉन्डेड रहता है। कोर इलेक्ट्रॉन जनरली नहीं पार्टिसिपेट करता है, बहुत टाइटली बॉन्डेड होता है। वो आ सकता है, सब कुछ हो सकता है। सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन? 11, एक आउट हो गया, कितना बचा? जनरली नहीं देखे होंगे सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन आउट किए हैं, देखे हैं? तो 10 का, लेकिन 11 का 11 इलेक्ट्रॉन भी आउट होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। वह स्टार में पॉसिबल है। कहाँ पे? उसके लिए वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा, लाइक 1 लाख डिग्री, करेक्ट। तो हो सब कुछ सकता है, बट जनरली जो हम लोग का सिलेबस का पार्ट है उसमें हम लोग सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर लेंगे, करेक्ट। और इसके बाद भी क्या हो सकता है वो आगे पढ़ के मुझे बताइएगा आप। बहुत सारा सिचुएशन है, प्लाज्मा स्टेट भी एक मैंने बोल दिया, तो उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। यहाँ देखिए इसमें क्या होगा? देयर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो गया ना। तो इसमें कहाँ पे इंटेंसिटी, अच्छा ये 2 केस में कहाँ पे इंटेंसिटी का थोड़ा रोल आ जाएगा? इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट का थोड़ा रोल आएगा। क्या इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, या जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसका नंबर बढ़ाने में? यस, कहानी बना के रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का रोल रहेगा, बट यहाँ पे कोई इंटेंसिटी का रोल, यहाँ पे इंटेंसिटी का रोल रहेगा भी, तो क्या रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बढ़ाने में। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बढ़ गया, और वही इलेक्ट्रॉन अगर करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या करंट का वैल्यू नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए फिर से एक बार लिखते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन फॉर व्हाट? बोलिए, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या प्रॉब्लम है? इसके बदले ये लिख सकते हैं, 2 फार्मूला है ना इसका, तो यहां से लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू hc/5 लिख सकते हैं। इंक्लूडिंग सबको समझ में आ गया? यहां देखिए, एक मिनट, ये सिर्फ भार्गव के लिए, आप लोग 2 मिनट वेट कीजिए। इसको यहाँ ला सकते हैं, करेक्ट। तो 2 ग्रेटर देन x लिख दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। x लेस देन इक्वल टू, तो वहां से डायरेक्टली मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू व्हाट? hc/5, करेक्ट है ना। तो यहां से अगर आप क्या ले रहे हैं, इसका मतलब यहां से लैम्डा का मिनिमम वैल्यू मिलेगा या मैक्सिमम? मैक्सिमम मिलेगा, करेक्ट। तो ये जो लैम्डा मैक्स रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा का वेवलेंथ रहेगा तो सर इससे ज्यादा का वेवलेंथ रहेगा तो एनर्जी कम हो जाएगा। वेवलेंथ ज्यादा, फोटोन का एनर्जी कम। तो 2 टर्म डिफाइन किए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या रहेगा? मैक्सिमम वेवलेंथ, करेक्ट है ना। तो यहां से लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा? लैम्डा मैक्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल होगा hc/5, करेक्ट। IC को क्या बोलेंगे एवरीवन? कुछ नहीं बोले? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लिखिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन।
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। देखिए आप लोग YouTube पे कुछ ना कुछ तो मोटिवेशनल वीडियो देखते होंगे भाई। सब लोग तो एक ही बात बोलता है ना कि रिवीजन बार बार करो, और हम लोग क्या है कि हम लोग एक चीज़ को दोबारा पढ़ने में बोर हो जाते हैं। भाई तिबारा पढ़िए, 3 टाइम्स पढ़ के जाइए, चीज़ें एकदम बिल्कुल यहाँ पे रहना चाहिए, सब कुछ याद, बोर नहीं फील करना। एक ही बात देखते, मैं एक बात को 10 बार बोलता हूँ, कभी कभी आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, सर ये तो हो गया, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे बिल्कुल सेट कर जाए, राइट। तो ये समझ में आ गया। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर व्हाट? फॉर इजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लैम्डा का वैल्यू, IC का नाम मैं लैम्डा नॉट दे रहा हूं, लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट से अगर ज्यादा रहेगा, क्या इजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा। इससे अगर ज्यादा रहेगा, नो इजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नो इजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और लैम्डा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू अगर लैम्डा नॉट रहेगा तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लैम्डा तो नेगेटिव होगा नहीं, तो देयर इज इजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ए न्यूक्लियोटिड, यहां देखिए, हाँ तो वही बात तो था, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर व्हाट। एक मिनट भाई, ये था मिनिमम एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर इक्वल टू दिस वन। तो अगर लैम्डा का वैल्यू अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन भाई इससे कम हो जाएगा, करेक्ट है ना। और फिर भी अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो इसमें एक काम कर सकते हैं, आप दोनों तरफ HC से डिवाइड कर सकते हैं। इनके लिए थोड़ा करते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनको आ जाएगा, ठीक है। आपको पता नहीं कि न्यूक्लियोटिड के दोनों तरफ अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो न्यूक्लियोटिड का साइन चेंज नहीं होता है। HC से डिवाइड कर सकते हैं। ये सब बातें तो बहुत कॉमन है, करेक्ट। ए वैल्यू क्या है? इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1 बाई एनर्जी ऑफ फोटोन, है या ना। इसको लिख सकते हैं, करेक्ट। इंप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क फंक्शन का वैल्यू फोटोन की एनर्जी से ज़्यादा है, मतलब फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, यही हुआ ना। तो क्या एक कंडीशन के लिए क्या आउट होगा? नहीं आउट होगा। तो यहाँ ए मैं बोलना चाह रहा था, समझ में आ गया। चलिए, तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर व्हाट? इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल, करेक्ट है। तो दोनों टर्म में आपको समझा दिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? ये होना भी चाहिए, फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे हैं तो मिनिमम के टर्म में बात कर रहे हैं, तो लैम्डा क्या होगा? जस्ट साथ साथ चलता है या इन्वर्सली चलता है? बात इन्वर्सली चलता है, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी मिनिमम, तो उसका करस्पॉन्डिंग लैम्डा क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा, करेक्ट। इस पर न्यूमेरिकल अगर आएगा तो आप चेक कर लेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल आएगा। यहाँ देखिए सब लोग 500 650 nm, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सर ऐसा क्वेश्चन का यूज होगा क्या, करेक्ट। एक 4 टाइप का लाइट है। कितने टाइप का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट? मोनो मतलब एक, क्रोमेटिक कलर से है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी का लाइट। कितना? तो सिंगल वेवलेंथ का। तो ये क्या, इज इट द एग्जाम्पल ऑफ मोनोक्रोमेटिक? नहीं भाई, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। और तब पूछा जाएगा कि इसमें से पहला क्वेश्चन, और मेटल का फाई दिया रहेगा, मेटल का। अब पूछा जाएगा इसमें से कौन कौन सा फोटोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन।
नहीं समझे बात को? तो सबसे पहले वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लैम्डा नॉट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? इन सब के लैम्डा से इसका कंपेयर करेंगे। जिसका जिसका लैम्डा इससे कम रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और जिसका ज़्यादा रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं यूज में आएगा। और फिर नंबर ऑफ फोटोन्स या इलेक्ट्रॉन जो भी निकालना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन घबराइए मत। जब यहाँ बोल रहे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का पार्टी उठा के मैं बात किया होगा, तो ये जो पढ़ा रहे हैं वो कहीं पे यूज होगा। करेक्ट? चलिए अब यहाँ देखिए, हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। बोले तो स्टूडेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ देखिएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था? और लैम्डा नॉट का फार्मूला क्या था? यस, इससे फायदा ये रहेगा। और ये क्या था? मिनिमम ना, ये क्या था? मैक्सिमम, जो कि रिस्पॉन्सिबल था। राइट? इससे फायदा ये रहेगा कि समटाइम्स ए दिया रहेगा, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल नहीं दिया रहेगा, बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला रहेगा। क्या फाई निकल जाएगा? या समटाइम्स फाई दिया रहेगा, ए निकल जाएगा। छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव, ए दिया रहेगा, ए निकल जाएगा, और ए दिया रहेगा, ए निकल जाएगा। तो एक बॉक्स में कर लीजिए। यहाँ देखें, अब नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सप्लाई किया जाए? ये कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब है इफ एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन 5 इक्वल टू, अब नहीं लगा रहा हूँ, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं होगा? अब तो श्योर शॉट होगा। करेक्ट? तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई बाय फोटोन? किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को जितना चाहिए था मिनिमम, उससे कितना एक्स्ट्रा दे दिया। ये तो सिंपल सा बात है भाई। आपके पास 500 रुपया है और 10 रुपया ही खर्च हो रहा है, मिनिमम 10 रुपये रिक्वायरमेंट, कितना एक्स्ट्रा है? इतना सिंपल सा बात है। देन हाउ मेनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई बाय फोटोन, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था उससे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस। तो इसका मतलब है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इस केस के लिए अब -5, ये क्या रहेगा? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू मिनिमम रिक्वायरमेंट। करेक्ट? तो यहाँ देखिए, दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। बट ये जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा। एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस, इस केस के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन -5 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। इज इट द काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑल इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स?
ये सिर्फ किसके लिए रहेगा? दिस इज द व्हाट, दिस डिफरेंस इज द के मैक्स, एंड के मैक्स फॉर ओनली फॉर दोज इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट कोलाइड, मैं लिखवा दूंगा, विच डज नॉट कोलाइड विथ एनी लैटिस पॉइंट और पार्टिकल ड्यूरिंग द एस्केप फ्रॉम द मेटल। तो क्या सारा इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा जो एस्केप करने के टाइम पे किसी से कोलाइड नहीं करेगा? ये तो फ्यू इलेक्ट्रॉन रहेगा, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन या वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो लिखिए दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन for given frequency and given work function. This is the maximum kinetic energy of photoelectron for given frequency of a given metal. करेक्ट है ना? देखिए इसने मैं गिवन फ्रीक्वेंसी इसलिए बोला, ध्यान सुनिएगा, फाई चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली चेंज होगा, और ए भी चेंज करेंगे तभी तो चेंज होगा, इसलिए मेटल को फिक्स कर दिए और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, उसका वैल्यू इससे ज़्यादा है, उसका वैल्यू क्या रहेगा? इससे ज़्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए क्या रहेगा? ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, करेक्ट। अब यहाँ से ऐसे लिखिएगा, ये मैक्सिमम हो गया ना, कॉमा, दिस इज ओनली फॉर दोज इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख लीजिएगा, दिस इज ओनली फॉर दोज इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट कोलाइड विथ एनी लैटिस पॉइंट और पार्टिकल ड्यूरिंग द एस्केप फ्रॉम द मेटल। हो गया ना एवरीवन? चलिए यहां से अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, इज इट ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द मेटल विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, या डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द मेटल विथ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी वेरी फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 से के मैक्स, 0 टू, एक पॉइंट और स्टार देख लिखिएगा पॉइंट, ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन does not escape from the metal with same kinetic energy. All photoelectron does not escape from the metal with same kinetic energy, comma, different photoelectron escape from the metal with different kinetic energy. एक ही बात को घुमा फिरा के ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिए। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा भाई? 0 से, करेक्ट। इसमें दो वैल्यू आपको पता है, थर्ड वैल्यू नहीं पता है, एक ये पता रहेगा कि 0 हो सकता है और एक पता है, ये पता है, करेक्ट। बट सारे फोटो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगा, वो यहाँ से यहाँ के बीच में वेरी करेगा, एंड वेरी फ्यू फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ दिस के मैक्स, सबका सब ऐसा नहीं रहेगा, करेक्ट। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। बट 11th क्लास के बच्चे यहाँ देखिएगा, आपका फार्मूला सिर्फ यही रहता है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, वहाँ पे मेंशन नहीं किया रहेगा। अब समझ में आया कि कौन सा एनर्जी था? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कौन सा था? अच्छा, ये फार्मूला, दिस इज अ फार्मूला फॉर बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन या फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन? एक फोटोन का बात कर रहे हैं भाई, कितना फोटोन का? एक फोटोन का बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे। इसका मतलब दिस इक्वेशन नॉट फॉर ए बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज फॉर व्हाट? सिंगल इलेक्ट्रॉन।
करेक्ट है ना। अब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए आप लोग को लेक्चर नंबर 1 से 10 तक बोला था फॉलो करने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में। उसके बाद लेक्चर नंबर 11 से मैं ये पढ़ा रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो मैंने यहाँ पर रिवीजन करवा दिया। इसके बाद का क्लास 11 के केमिस्ट्री में इसके सिलेबस में नहीं है। सैचुरेशन करंट आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं है, वो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद के क्लास में आपको नहीं बुलाऊंगा। फिर जब बोर मॉडल पढ़ाएंगे तब वहाँ पे फर्स्ट 2-3 क्लास आपको बुलाएंगे, जितना से कि आपका काम चल जाए। खुद से रिवीजन कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, यहाँ पे एक फ्लो में हो जाएगा आपका कवर। और जिस टाइम पे बुलाएंगे उसी टाइम पे आना है, राइट, क्योंकि टीचर का भी टाइम इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, आज से फार्मूला लिख के छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में ग्राफिक्स पे देखेंगे, ठीक है। पहला फार्मूला तो ये हो गया। बार बार यहाँ पे मैक्सिमम लिखना पड़ेगा या आप लोग को समझ में आ गया है? 1 मिनट बात मत कीजिए, इसी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? और भाई इसी को क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ या ना? और इसी को ऐसे लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? इसी को चलिए यहाँ देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी फॉर ए गिवन मेटल ड्रॉ हो पाएगा? ये तो इतना आसान है भाई। इस ए बन जाएगा बाई, ए क्या बन जाएगा? ए क्या बन जाएगा? ये इंटरसेप्ट और फ्रीक्वेंसी का पावर 1, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। और किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के 2 पॉइंट चाहिए। फ्रीक्वेंसी 0 कर दीजिए, सही है ना। और फिर काइनेटिक एनर्जी 0 कर दीजिए। हम लोग तो बचपन में ऐसे ही निकालते थे, 2 पॉइंट निकालते थे। क्या समस्या है? बचपन में ग्राफ कॉपी नहीं खरीदते थे क्या 8th क्लास में, 9th क्लास में? ऐसे तो ड्रॉ करना होता था, सबसे आसान। x = 0 तो y = ये वन ऑफ द पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, राइट। भूल गए? अब y = 0 देन x = what? ये दूसरा पॉइंट है। और हम लोग दोनों पॉइंट को एक्सिस पे रखते थे, ये दोनों पॉइंट एक्सिस का है और उसको मिला देते थे। ड्रॉ कीजिए ऐसे। एक पॉइंट तो ये मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा, करेक्ट है ना। यहाँ पे वैल्यू कितना? 5i। ये किसका है? फ्रीक्वेंसी का ना। आप ध्यान से देखिए क्या मिला है भाई। 5h मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था। 5h क्या था? ये μ0 था भाई। क्या था? तो भाई ये तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग ग्राफ को देखेंगे कि ग्राफ को कहीं पे रिजेक्ट तो नहीं करना है। ये वाला पार्ट मेरे काम का नहीं है।
आप कुछ भी मत बोलिए, सबसे बड़ा बात यह है हर जगह पे मिरर लेंगे। भाई ग्राफ यहाँ पे नहीं होगा। मैंने मिरर इमेज का पीछा नहीं। अब आप ही इसका आंसर देंगे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक होगा और क्यों होगा। काइनेटिक एनर्जी किसका? जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। तो भाई ए फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे कम का फ्रीक्वेंसी लेंगे तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? पहला तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा उसका ग्राफ नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही स्टार्ट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं हो रहा था काइनेटिक किसका मेजर करेंगे? दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होता है। अब बोल रहे हैं हाँ, इसका मतलब यहाँ तक, इससे ऊपर काइनेटिक पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव हो गया ना। तो मैंने कभी बोला काइनेटिक नेगेटिव को मेक इट पॉजिटिव? स्पीड कहते हैं, VX को बोलते हैं स्पीड बनाने के लिए। VX को बोलते हैं कि VX को स्पीड बनाने रहेंगे तो टेक इट द मॉडुलस, राइट। चलिए कोई बात नहीं है, एटलीस्ट इतना तो है कि सब लोग खुश हो गए नए साल में। इसका मतलब ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आगे बढ़ा है, बट ये ग्राफ मेरे काम का नहीं है। समझ में आ गया? तो आपका ग्राफ क्या रहा? और इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा एवरीवन? h। तो ये तो कितना बार नीट में आया हुआ है, बहुत फेवरेट ग्राफ है। इस ग्राफ को कोई छोड़ के आ जाएंगे, राइट। ये ग्राफ समझ में आया भार्गव? देखिए एक टीचर के लिए पेशेंस कितना रखना पड़ता है। नहीं मतलब मैथमेटिकल टूल में तो यहाँ से मैं स्टार्ट भी नहीं करता हूँ। ये तो बहुत सिंपल सा, बहुत आसान बात है ना। ये तो 9th और 8th में सिखाया जाता है, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। एक कौन सा लाइन था भाई? स्ट्रेट लाइन का लीनियर इक्वेशन है y = x + b, राइट। जो भी टीचर जहाँ पे बोलते रहते, जो भी क्लास में होते हैं, गौर से सुनिएगा। y = x + b कैसा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन, करेक्ट। तो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन? मैथमेटिकल टूल तो फॉलो कर लिए। पिछले 5 महीना से आप एक ही बात बोलते हैं, फॉलो कर लीजिए भाई। सुबह से शाम तक बैठ के पढ़िए, उपाय नहीं है। आप साइंस ले लिए हैं गलती से। मैं डाउन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कब किसका दिमाग का ट्यूबलाइट जल जाएगा यू डोंट नो। ये तो कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता है, बट मिरेकल होने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा। अब उसमें है कि आप, एक तो है कि कैजुअल अप्रोच की ठीक है, साइंस यदि अब चल रहा है, वैसा अप्रोच आर्ट्स वाले बच्चे कर सकते हैं। वैसा अप्रोच आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले भी नहीं कर सकते हैं, पता है कि नहीं। कॉमर्स और भी डिफिकल्ट है। कॉमर्स मतलब इससे आसान है, बट वहाँ भी तो कैलकुलेशन है, अकाउंट, राइट। कितने लोग 1000 में से 2-4 CA बनते हैं, पता है कि नहीं। CA तक का मतलब CA जो बनता है फाइनली वो IIT से कम नहीं होता है, ऊपर से ज़्यादा, उसको ज़्यादा ही मानता हूँ, क्योंकि हम लोग पैसा कमा के उन्हीं के पास जाते हैं, राइट। और उनके अंदर 100 कंपनी रहती है, और उन लोगों को पास बहुत सारा टेक्निक भी होता है। बट उसके लिए किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत तो लगाना पड़ेगा। रोकर या हंसकर अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो उस फील्ड में, तो 2-3 साल तो जम कर पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा तब तक सिलेक्शन ही नहीं होगा। मान लीजिए, जब तक प्रॉपर सब्जेक्ट का क्लियर का ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, क्लाउडी कॉन्सेप्ट तो नहीं हो सकता है। जैसे आप क्या सोचते हैं, बस भगवान से प्रार्थना करें किसी तरह सिलेक्शन करवा दीजिए, नहीं होता है भाई। कोई मिरेकल नहीं होता है। एक आध लोगों के साथ हो सकता है कि तुक्का लगा रहे हैं, सही हो तो चला गया, वो 0.001% है, वो भी नहीं है। मतलब एकदम
अपने आप को पहले समझा लीजिए कि पढ़ना पड़ेगा। ये होता ना जब बैठ जाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब नहीं होता है। ये खुद को झूठा ढांढस सांत्वना देना होता है, सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अपने आप को समझाते रहूँ कि हाँ मतलब मैं इतना ऊपर चला जाऊँगा, मुझे काम करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअस करते करते मेहनत रंग लाएगा एक दिन। आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। और अभी भी मेहनत रंग लाया है, आप लोग बैठे हुए हैं, वही काफ़ी है। कोरोना के टाइम पे भाई, कोरोना के टाइम पे लोग चल रहा है, सिस्टम चल रही है, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। ये नहीं कि पैसा 2 पैसा ज़्यादा बच जाए। मैं आया यहाँ पे क्लास लिया, घर पे बैठ जाते तो समझते कितना फ्रस्ट्रेशन होता। यहाँ पे आके पढ़ाते हैं, बात करते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। अब यहाँ से मुझसे जुड़े हुए 10 लोग का जो फैमिली चल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये है ग्राफ। अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है और नीट और जेईई मेन में आने का चांस बन सकता है। यहाँ देखिए एवरीवन, ये 4 मेटल का ग्राफ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो आपको बताना है कि इन चारों में से फर्स्ट ग्राफ है, सेकेंड ग्राफ है, थर्ड ग्राफ है, फोर्थ ग्राफ है, कौन सा ग्राफ लिथियम का होगा, कौन सा ग्राफ सोडियम का होगा, कौन सा पोटेशियम का, कौन सा रुबिडियम का। एक KVPY का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ देखिए, आपको नहीं लगता कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा, जिस करेक्ट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा थर्ड ग्राफ का। ये कौन सा फ्रीक्वेंसी रहेगा, सेकंड ग्राफ का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या है, सबसे बड़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका है, बोल सकते हैं। इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, कर सकते हैं ना। और इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो ये हो गया वर्क फंक्शन फोर्थ ग्राफ का, वर्क फंक्शन थर्ड ग्राफ का, वर्क फंक्शन सेकंड ग्राफ का, वर्क फंक्शन। सबसे छोटा वर्क फंक्शन किसका है, फर्स्ट का। तो जिसका वर्क फंक्शन कम उसका इलेक्ट्रोपोएटिव कैरेक्टर ज़्यादा। इसका मतलब ए किसका रहा होगा, अरे किसका रहा होगा, नहीं तो इसको पीरियोडिसिटी से कोरिलेट कर दिया। ये बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए है, आने के चांस बन सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।